कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 11 में। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 11 में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बेसिकली हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्वेश्चंस किए और क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने कल पढ़ी थी। एक अच्छा क्वेश्चन हमने एक कल सॉल्व किया था। आज भी हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूरा लेक्चर रहने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन रिलेटेड ही रहने वाला है, जिसमें मैं आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। ज्यादातर जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो जेईई मेंस के ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात से। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक मेरे पास बॉडी है इस टाइप की, जिसपे इधर कितना चार्ज है? +2q चार्ज है। इधर कितना चार्ज है? -4q चार्ज है। और इधर की तरफ इस चार्ज के बिल्कुल अपोजिट की तरफ इधर भी -2q चार्ज है। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि this angle should be 30 degree and this angle also 30 degree। मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मुझसे ये क्वेश्चन में पूछा है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसे फाइंड करूंगा? मुझे पता है इस +2q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी? मान लेता हूँ f होगी और उस f की वैल्यू कितनी होगी? 2kq डिवाइडेड बाय एंड दिस रेडियस शुड बी कितनी? ये रेडियस भी है, ये रेडियस भी है और ये रेडियस भी आल्सो a। दिस शुड बी a²। और इस -2q की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करनी है। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मेरा चार्ज है, पॉइंट इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस तरफ होगी। इधर की डायरेक्शन में फोर्स किधर की डायरेक्शन में होगा? इधर ही की डायरेक्शन में होगा। ये भी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी 2kq डिवाइडेड बाय a² ही रहने वाली है। तो हमें क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स इधर की तरफ कितना आ जाएगा? 2f यानी f की वैल्यू कितनी है? 2kq डिवाइडेड बाय a², यानी ये आ जाएगा 4kq डिवाइडेड बाय a²। इधर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 4kq डिवाइडेड बाय a²। अब मुझे इधर की तरफ फोर्स निकालना है। इधर की तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव -q चार्ज। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किधर की तरफ होगी? इस तरफ। यानी बेसिकली ये जो फोर्स है इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फोर्स है कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। बस यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रहता है। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी फोर्स बोलो आप, वो कितना आएगा? 4kq डिवाइडेड बाय r²। इस वाले का मैग्नीट्यूड और इस वाले का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। दिस शुड बी a। इस वाले का मैग्नीट्यूड और इस वाले का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये पॉइंट था मेरा। इधर की डायरेक्शन में अगर मेरा f लग रहा है, ये मेरी e इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेट, और इधर की डायरेक्शन में मेरी e इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e आ रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट शुड बी 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो मेरी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होती है। और कितनी होती है? वो होती है e√3। e√3 इसकी क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जहां पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e√3 और e की वैल्यू दे रखी है हमें 4kq डिवाइडेड बाय a² इनटू √3। तो मैं लिख देता हूं 4k को लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² √3q। 4 से 4 गया,
√3 डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये आ जाता है मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। हाँ, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, ये हमारा आंसर आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब अगला क्वेश्चन है, इस बार फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन। एक क्यूब है मेरे पास, इधर चार्ज क्यू बाई 2 एंड इधर चार्ज क्यू बाई 2 ले लेता हूं मैं, फिर इधर क्यू ले लेता हूं एंड इधर मेरा वापस से क्यू बाई 2। मुझे क्या पता करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं कैसे मानूंगा इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड? हमें फोर्स बनाना आता है। अगर हमें फोर्स बनाना आता है इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? के क्यू डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर। दिस शुड बी r, साइड ऑफ द क्यूब इज r। इधर भी कितना आएगा? के क्यूब बाई 2 r स्क्वायर, और इधर भी कितना आएगा? इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट r पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो होगी के क्यू डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। बेसिकली दिस डिस्टेंस शुड बी r√2। तो बेसिकली इसका स्क्वायर करूंगा तो 2r स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर इसको मैं e बोलता हूं तो ये भी e है और ये भी e है, यानी ये e, ये भी e और इधर की डायरेक्शन में भी e। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा? यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो आएगी वो e प्लस e√2 आएगी। e प्लस e√2, इसमें से e कॉमन लेते हैं, 1 प्लस √2 ये आ जाएगा, और e की वैल्यू मुझे दे रखी है के क्यू डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर 1 प्लस √2। 2 अंदर जैसे ही जाएगा ये आ जाती है 1/2 प्लस 1/√2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्यूब ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/√2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में पूछा गया है, जिसका फाइनल आंसर कुछ इस टाइप में आता है। ऑप्शन आप देख लेना, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसका आंसर ये इस तरीके से आता है और ये इस तरीके से सॉल्व होता है। हमने पिछले क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन काफी सॉल्व किए, तो आप जेईई मेंस में भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। अब अगला एग्जांपल क्या कहता है? अगला एग्जांपल कहता है मेरा, अगला एग्जांपल मेरा कहता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? दो पैरेलल प्लेट है मेरे पास। एक पैरेलल प्लेट, दिस शुड बी पॉजिटिव चार्ज एंड दिस शुड बी नेगेटिव चार्ज। उनके बीच में एक पेंडुलम है मेरे पास जिसका मास m है, चार्ज q है। मास m एंड चार्ज q। मुझसे क्वेश्चन में पूछा था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा था। हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती है। मास m है, चार्ज इस बॉडी का चार्ज q है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इस बॉडी पर चार्ज q है, यानी इस बॉडी पर फोर्स कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में होगी, और वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन होगी qE/m। g ग्रेविटी कहीं ना कहीं नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। g कल मैंने आपको टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बताया था। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट में L/g इफेक्टिव।
जहां पे 2 पाई अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव क्या आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। दिस शुड बी आल्सो एक्सेलरेशन, जिसको हम जी बी कहते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट कुछ नहीं, बेसिकली ग्रेविटी एक तरीके से होती है, ये भी एक तरीके से एक्सेलरेशन होती है, ये भी एक तरीके से एक्सेलरेशन ही होती है। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट विद ग्रेविटी जो जी इफेक्टिव आएगा वो आएगा हमारा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहा है, जो कि अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आता है, जी इफेक्टिव निकालना आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 सेकंड का भी नहीं था। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है, अगला क्वेश्चन अच्छा है वो भी। अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज की बॉडी को क्या करता हूं, ड्रॉप करता हूं। पॉजिटिव क्यू चार्ज की बॉडी को इधर ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, रिलीज करना, रिलीज कर दो या फिर ड्रॉप करना। यानी ड्रॉप करने का मतलब इस चार्ज की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल टू 0 होगी। कभी भी आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन में, जब भी हम किसी बॉडी को एक बिल्डिंग के ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0। इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, जैसे इस चार्ज को ड्रॉप करूंगा तो इस बॉडी पर फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में QE, एंड इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन आएगी दैट शुड बी QE बाय m। QE बाय m इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे बेसिकली कुछ हमें ग्राफ दिए गए थे। किस टाइप के ग्राफ, ये ग्राफ v बाय x का ग्राफ हमसे क्वेश्चन में दे रखा था। ये ऑप्शन में दे रखे थे इस तरीके के ग्राफ v बाय x के। v वर्सेस x के ग्राफ। ये जो ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, दूसरा ग्राफ मेरे पास ये था, तीसरा ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से था, चौथा ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था डिपेंडेंसी, क्वेश्चन में हमसे पूछा था डिपेंडेंस ऑफ स्पीड वर्सेस डिपेंडेंस ऑफ स्पीड एंड डिपेंडेंस ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ करेक्टली। बेसिकली कुछ नहीं, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रखी थी, क्यू चार्ज था, कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक्सेलरेशन लग रही थी इधर की डायरेक्शन में QE बाय m। अगर इस बॉडी पर एक्सेलरेशन लगेगी तो कहीं ना कहीं इस बॉडी, जब ये बॉडी आगे जाएगी तो उसके पास एक वेलोसिटी भी अटेन हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब एक्सेलरेशन होती है किसी बॉडी के पास, धीरे धीरे उसके पास एक वेलोसिटी भी अटेन हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी अटेन होगी, मुझे वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। किस तरीके से हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं, v बाय x का ग्राफ हमसे प्लॉट करने के लिए पूछा है। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच रहेगी, सबसे पहले मैं ये देखूंगा इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है वो शुड बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का मुझे ग्राफ बनाना है, मतलब कहीं ना कहीं v और x का रिलेशन बनाना पड़ेगा। v और x का रिलेशन कैसे बनाऊंगा, v x और a ये तीनों कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स इक्वेशन में आता है। ये कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी लगा सकता हूँ। काइनेमेटिक्स इक्वेशन में कैसे लगा सकता हूँ, कौन सी काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाऊं, यहाँ पे जो v x और a तीनों आए, जिसमें v x और a तीनों कौन सी इक्वेशन में आता है, वो आता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तीनों है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, कुछ v आ जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी, एक्सेलरेशन QE बाय m थी, डिस्टेंस शुड बी x। v और x के बीच का रिलेशन पूछा था, तो कुछ इस तरीके से ये रिलेशन आ जाता है मेरा।
कुछ इस तरीके का एक रिलेशन आ जाता है। अब एक चीज और थी, जब मैंने इस बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज में ड्रॉप किया था, यहाँ पे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल। इस पार्टिकल में इस फोर्स के अलावा कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा था। इस पार्टिकल यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी की क्या है? अब्सेंस है। ये क्वेश्चन में कह रखा था, जी की वैल्यू क्या है? अब्सेंस। ये क्वेश्चन में कह रखा था, तभी इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता, नहीं तो यहाँ पे जी भी आ जाता, यहाँ पे ग्रेविटी भी इंक्लूड हो जाती है इस केस में। इसलिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्यू ई बाई एम इंटू एक्स। अब ये बेसिकली नथिंग बट वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ आता है। आपने ये ग्राफ पढ़ रखा है, जहाँ पे ये जो ग्राफ होता है ये कहीं ना कहीं पैराबोला होता है, यानी स्ट्रेट लाइन, और ये वाला जो ग्राफ गया इसी दो में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स, अब ये आंसर है या ये आंसर, दोनों के दोनों पैराबोला है। दोनों में से सही कौन सा है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी वाई की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, x आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, x आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, x आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इस केस में x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में इस ग्राफ को अगर मैं एक्सटेंड करूं, कहीं ना कहीं ये पैराबोला इस तरीके से बन रहा है, और ये वाला पैराबोला कहीं ना कहीं पूरा इस तरीके से बन रहा है, यानी फिर भी इस केस में तो x ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इस केस में x की वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ हमारा पूरा का पूरा सही है। ये क्वेश्चन आसान था, आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, फोर्स सबसे पहले फोर्स देखा, फोर्स कांस्टेंट मिला, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, v और x का रिलेशन पूछ रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट v x का रिलेशन कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स क्वेश्चन में देखने को मिलता है, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू ई बाय एम इंटू एक्स। तो ये आ जाता है v स्क्वायर बराबर 2 क्यू ई बाय एम इंटू एक्स। ये कहीं ना कहीं ये रिलेशन y स्क्वायर बराबर x का ये रिलेशन आ जाता है। जैसे ये रिलेशन आ जाता है वैसे ही हमारा आंसर आ जाता है, हमें देखते ही पता लग जाता है कि एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो आंसर हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं इसका। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है सेम, जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में पूछा है, जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में पूछा था। वो क्वेश्चन क्या कहता है, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस टाइम मेरे पास एक टेबल होती है, टेबल पर से एक प्लस क्यू चार्ज को मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। एक टेबल के ऊपर से प्लस क्यू चार्ज को ड्रॉप करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे मैं ड्रॉप करूंगा यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 रहेगी। और हमसे पूछता है इस केस में प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी भी इसके अंदर होगी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ऑब्वियसली बात होता है ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा चलता चला जाता। तो इस केस में अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, इस केस में मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, क्वेश्चन में मुझसे यह पूछा है। इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, क्वेश्चन में मुझसे यह पूछा है। इस पार्टिकल इस पे चार्ज क्यों है, कहीं ना कहीं इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना, क्यू ई बाय एम। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम। नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शुड बी जी, यानी इसका जो रास्ता होगा वो कहीं ना कहीं नीचे भी जाएगा आगे भी जाएगा, कुछ रास्ता कुछ इस तरीके से होगा। मुझे नहीं पता रास्ता कैसा होगा, मैं अगर इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी बनाऊंगा, जो भी मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिलेगा उसी हिसाब से मैं बता दूंगा इस पार्टिकल का रास्ता किस तरीके से होगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करूंगा। इन टाइम टी
कोई किसी भी टाइम टी पे द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x, y। +2 चार्ज की वजह से किसी भी टाइम टी पर ये चार्ज कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, किसी भी टाइम टी पर जहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो शुड बी x, y। ये जो पॉइंट है जो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कहीं ना कहीं, मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड होती है? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एलिमिनेट टाइम, y एज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से ये मेथड होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सॉल्व करने का। सबसे पहले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 qe/m into t का स्क्वायर, ये होगा xx बराबर uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, एक्सेलरेशन g यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी qe/m into t का स्क्वायर, और y बराबर होता है मेरा, y बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y भी 0 है, ये होता था माइनस एक्सेलरेशन नीचे इसलिए माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अगर इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूं तो t से t कट जाएगा, मुझे तो टाइम को एलिमिनेट करना है, रेशियो लेते t से t कट जाएगा, आंसर आ जाएगा qe/m into g into माइनस का। बेसिकली जो मेरा आंसर आएगा x और y के बीच में, y बराबर आ जाएगा 2mx डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर गया जी क्यू ई माइनस का। कहीं ना कहीं जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, यानी y की पावर 1 x की भी पावर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस डायरेक्शन में, इसलिए इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से नहीं बनेगा, पॉजिटिव में नहीं बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 या 4th। क्वेश्चन क्या कहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी प्लस q चार्ज, फोर्स इस डायरेक्शन में qe/m, जी इधर की तरफ, यानी इस बार इस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो ऐसे होगी, यानी जो नेट फोर्स इसका कहीं ना कहीं नेट इधर की तरफ आ रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी। ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल पूछा, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करने के लिए ये मेथड लगाया, फिर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, t को एलिमिनेट किया, x/y का रेशियो लेके y की पावर 1 x की पावर 1 आई, इससे पता चलता है ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम सीखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जेईई मेंस में अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे ना वो सारे के सारे जेईई मेंस में आ रखे हैं। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर अगर मैं प्लस q चार्ज रखूंगा, ये प्लस q चार्ज है इधर, जो इधर की डायरेक्शन में 200 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, इधर की डायरेक्शन में 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। मास ऑफ द पार्टिकल, इसका जो मास है वो है 10⁻³ मिलीग्राम, और चार्ज ऑफ द पार्टिकल दैट शुड बी 10⁻, चार्ज क्या लूं मैं, हाँ 40 माइक्रोकूलम चार्ज ले लेता हूँ, चार्ज शुड बी 40 माइक्रोकूलम, एंड स्पीड हमें दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू ले लेते हैं हम 10⁻⁵,
या फिर 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है और स्पीड दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा है मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मुझसे क्वेश्चन में पूछिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ 200 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन इस चार्ज के ऊपर एक इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो इस चार्ज को क्या कर रही है, रिटार्ड कर रहा है। इसका मतलब ये चार्ज आगे जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये चार्ज रुक जाएगा। आगे जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये चार्ज रुक जाएगा। लेट से वो चार्ज x डिस्टेंस दूरी पर जाके रुक जाता है, वो मुझे x डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कल आपको स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। अब चाहो तो उस फॉर्मूले को वापस डिराइव कर सकते हो। कैसे? v² - u² बराबर 2as वाला फॉर्मूला लगा के, जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी थी, इज इक्वल टू 2as। 2as बोलने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हमें पता थी q/m और डिस्टेंस हमें निकालनी थी, वो उससे हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस पता चल जाती थी। लेकिन मुझे फॉर्मूला अगर याद है तो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ mu² डिवाइडेड बाय 2qe। ये कुछ फॉर्मूला आया था, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप कल की क्लास रिवाइज नहीं करके आए, वरना ये आपको फॉर्मूला याद होता। तो मास ऑफ द पार्टिकल 10⁻³ इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी चीज को मिलीग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। मास की स्टैंडर्ड फॉर्म केजी, चार्ज की स्टैंडर्ड फॉर्म कूलम एंड इलेक्ट्रिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है न्यूटन पर कूलम। अगर कुछ मिलीग्राम, माइक्रोकूलम अगर इसमें दे रखा है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। 10⁻³ ये आ जाता है 10⁻³ केजी, 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम है ना, 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम होता है। ये ग्राम लिखते हैं जो 10⁻³ केजी, यानी ये कुछ कितना आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 10⁻⁹ केजी। केजी में कन्वर्ट 10⁻⁹ इनटू u कितना दे रखा है मेरा, u दे रखा 2 × 200 डिवाइडेड बाय 2। चार्ज कितना दे रखा है 40 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵। इसको सॉल्व करने का ये आपकी डिस्टेंस x आएगी, v दे रखा था, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। या ये भी आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। बस मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखी, लेकिन ओवरऑल उसका जो क्रक्स था क्वेश्चन का वो मैंने आपको समझा दिया। वैल्यू क्या दे रखी है, फाइनली हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में यही पूछा था स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो क्या होगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन क्या कराऊंगा आपको, जैसे ये हो गया, इसके होने के बाद एक और क्वेश्चन कर लो आप। इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ऊपर की डायरेक्शन में y डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी मुझे पार्टिकल दे रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलीज या फिर ड्रॉ, यानी इसकी इस टाइम इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझसे जब मैंने इसको रिलीज किया तब मुझसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, इस फ्लो चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जिस टाइम मैंने उसको रिलीज किया उस टाइम मुझसे इस चार्ज की वैल्यू पूछी थी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी y डायरेक्शन में, मैंने उस टाइम पर एक चार्ज को रिलीज किया। जैसे ही उस टाइम पर मैंने एक चार्ज को रिलीज किया तो उस टाइम की मुझे वैल्यू, उस टाइम पर चार्ज की क्या वैल्यू आएगी वो वैल्यू मुझसे पूछी थी। अगर जैसे मैंने इस टाइम पर चार्ज को रिलीज किया उसी टाइम इस चार्ज पर एक फोर्स लगा QE ऊपर की डायरेक्शन,
वेट आया एम जी नीचे की डायरेक्शन, उस केस में ये जो चार्ज था जिसकी वेलोसिटी जीरो थी, उस टाइम उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगा, तभी मैं उस टाइम पर उसकी चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये बेसिकली एक मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का ही सवाल है, ये बेसिकली मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का ही सवाल है, जिसमें इस पार्टिकल की रेडियस दे रखी थी 2 mm, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रखी थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे रखी थी 5 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, और क्या दे रखा था, मास शुड बी इक्वल टू, मास आप ले सकते हो कोई भी मास, आप ले लो 10 मिलीग्राम या मास ले लो, और 10⁻³ मिलीग्राम आप मास ले लो, और हो गए, सब हो गए। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये मुझे सारी चीजें दे रखी थी गिवन क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में दे रखी थी, वर्टिकल डायरेक्शन में, मुझसे पूछा था क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज, मुझे चार्ज की वैल्यू पूछी थी उस टाइम जब इस चार्ज पर नेट फोर्स, जब इस बॉडी पर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो है, यानी कहीं ना कहीं QE शुड बी इक्वल टू mg के बराबर होगी। मुझे Q की वैल्यू पूछी थी तो mg/e आ जाएगा, जैसे मैं mg/e निकालूंगा तो m की वैल्यू मुझे पता है 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ ये आ जाता था 10⁻³ तो, और g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई e की वैल्यू थी 5 × 10⁹ मास, वॉल्यूम, अरे रेडियस दे रखी तो मास की वैल्यू मैंने क्यों दे दी आपको, इस रेडियस का कोई रोल ही नहीं रहा, रुको, डेंसिटी, रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास आपको निकालना, मास क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैं ही पागल था जो आपको मास दे बैठा, मास आपको निकालना है, डेंसिटी और रेडियस दे रखी तो हम मास निकाल सकते हैं, मास कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करते मेरा मास आ जाएगा, तो डेंसिटी मेरे पास कितनी दे रखी थी, इसको रख करते, डेंसिटी दे रखी थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबसे पहले इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 ग्राम को लिखूंगा 10⁻³ ये तो आ गया केजी में, और पर सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर, लेकिन उसी का क्यूब करना है मुझे, तो 3 × 10⁻³ × 10⁻⁶, तो ये नहीं ना 3 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आ गया, तो 3 × क्वेश्चन में क्या करना है, 3 डेंसिटी कितनी दे रही है 3 × 10⁻³ इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ mm इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय, ओ भाई क्या गलती कर रहा हूँ मैं, रेडियस डायरेक्ट ही करती है, वॉल्यूम करना था यहाँ पे, कितना आया, ये तो आ गया 3 × 10⁻³ डेंसिटी से, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ कितना है 2 × 10⁻³ का होल क्यूब, ये इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मास आ गया, इनटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रही थी 5 × 10⁻⁹, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इस पूरे कुछ एग्जांपल को, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। अगर चार्ज मिल जाता है, अगर मुझसे पूछ ले इसी के अंदर, इसके अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसी क्यू को आप क्या लिख देना, n × e लिख देना, जैसे ही चार्ज की वैल्यू आपके पास आ जाए, जैसे ही इस पूरे को सॉल्व करने के पास आपके पास क्यू की वैल्यू यदि आ जाए, इसको 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड
देने पर आपको नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे जो कि इस बॉडी से बाहर आए। ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आपको जेईई से नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है और चार्ज ऑफ द बॉडी भी पूछ सकता है, जो कि ऑलरेडी जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको n की वैल्यू भी पता चल जाएगी, q की वैल्यू भी इस तरीके से पता चल जाएगी। ये मिनिमल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। आपको आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा, जिसमें कुछ नहीं, मास निकालने के लिए मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया था और बाकी सारी चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है मेरा, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरा कि इस तरीके से मेरे पास एक वॉल है, दीवार, इस तरीके की दीवार है मेरे पास। यहाँ पे m मास की बॉडी है जिसपे चार्ज शुड बी q, जिसपे चार्ज क्या है, q है। मास ऑफ द बॉडी इज m। इस बॉडी पर क्या लग रहा होगा, इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मास ऑफ द बॉडी इज m, चार्ज शुड बी q। E इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में q इंटू E। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मुझसे क्वेश्चन में पूछा एंड दिस डिस्टेंस शुड बी d। ये जो डिस्टेंस है वो d है। क्वेश्चन में मुझसे पूछता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का मुझे क्या पूछता है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। मतलब टाइम पीरियड क्यों पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछने का रीजन क्या है, बॉडी मास है में, इस पे फोर्स क्यों लगेगा, क्यों ही लगेगा। यहाँ पे जाते जाते इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। और सबसे पहले मेन कारण ये कि जो वॉल है वो इलास्टिक वॉल है, यानी इसकी जो E की वैल्यू है वो 1 है। E की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, जैसे ये वॉल है, एक बॉडी इधर से आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ये वॉल मेरी इलास्टिक वॉल है जिसपे E की वैल्यू क्या है, 1 है। ये वॉल जितनी स्पीड से आई है ना, ये वापस उतनी ही स्पीड से जाती है। जितनी स्पीड से ये बॉल आती है उतनी स्पीड से ये बॉल वापस जाती है। तब E की वैल्यू 1 होती है, जिसको हम इलास्टिसिटी नाम से भी जानते हैं। इलास्टिसिटी मतलब इस बॉल की जो इलास्टिसिटी है वो E कितनी है, 1 है। यानी ये इलास्टिक मटेरियल है, मतलब क्या होता है, कंजर्व या फिर दबता नहीं है। मतलब ये बॉल जितनी वेलोसिटी से आई है वापस उतनी ही वेलोसिटी से जाती है। उसी तरह यहाँ पे आते आते इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी अटेन हो जाती है v। ये qe चार्ज पर एक फोर्स लगते इधर की तरफ आते आते इस बॉडी पर एक वेलोसिटी अटेन हो जाती है v। जैसे v वेलोसिटी अटेन होती है, जैसे ये दीवार से टकराती है तो वापस जाते टाइम भी इस बॉडी की वेलोसिटी v होती है और वापस ये बॉडी कहीं ना कहीं इधर पे आके रेस्ट पे होती है और वापस इस बॉडी पर इधर की डायरेक्शन में qe फोर्स होता है। जैसे ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है v वेलोसिटी से, फोर्स इस बार इधर की तरफ लगेगा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, प्लस q चार्ज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये यदि ये इधर की तरफ जाएगी तो इस बॉडी पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो ये बॉडी स्लो होएगी, वापस इस जगह जाकर रुकेगी, वापस फोर्स लगेगा, वापस ये यहाँ तक आएगी, फिर टकराएगी, फिर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होगा, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन इधर होगा। फोर्स इसको ले जाएगा, ले जाते इसके पास एक वेलोसिटी अटेन हो जाती है, वापस जितनी वेलोसिटी टकराती है उतनी वेलोसिटी से जाती है, वापस इसी जगह पर ये रुकती है, फिर फोर्स लगता है, फिर जाती है, फिर रुकती है, फिर लगता है। इसी तरीके से ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। इस क्वेश्चन में मुझसे टाइम पीरियड ऑफ द टोटल टाइम पीरियड मुझसे यहाँ से यहाँ तक का पूछा है। इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q इंटू E फोर्स लग रहा है। फंक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, QE। ये जो फोर्स है वो x के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, यानी ये SHM तो नहीं है। अगर ये फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ही ये SHM होता। अगर ये फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता
तो ही ये SHM होता, यानी ये SHM तो नहीं है, नॉट SHM। तो इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? तो सर हम इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? इसका टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। अगर मुझे SHM नहीं है तो कुछ नहीं, हम इसमें फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन शुड बी आल्सो कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं यहाँ टाइम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन निकाल के यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लूंगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लूंगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे निकालूंगा? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी दे रखी है? t। u 0 था इनिशियली, क्योंकि इनिशियली ये 0 था, QE फोर्स लग रहा था इस पे, हाफ एक्सेलरेशन QE बाय m इंटू t का स्क्वायर, तो 2md डिवाइडेड बाय QE का रूट, ये आ जाता टाइम मेरा, ये आ जाता है यहाँ से यहाँ तक बॉडी आने का जो टाइम होता है वो ये होता है। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? मुझसे क्वेश्चन में पूछा था यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का टाइम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t है तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो टाइम t होगा ना। जितनी स्पीड से यहाँ से यहाँ आ रहा है उतनी स्पीड से वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t है तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम t ही होगा। यानी जो टोटल टाइम होगा ना मेरा, टोटल टाइम, दिस शुड बी 2t, जहां t की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? अंडर रूट में 2md डिवाइडेड बाय QE, ये हमारा आंसर है। टोटल टाइम शुड बी 2 इंटू अंडर रूट में 2md डिवाइडेड बाय QE। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, जितने भी मैंने आज क्वेश्चन आपको कराए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इस केस में सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगानी थी, यहाँ पे SHM की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी। SHM की रिक्वायरमेंट तब होती है जब फोर्स x के डायरेक्टली, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता था, दिस शुड बी रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जब x के -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, उस केस में हम फोर्स को -m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर रखते थे और ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखते थे। यहाँ से हम टाइम निकाल लेते थे SHM वाले केस में। लेकिन एज सच इस क्वेश्चन में SHM की जरूरत थी नहीं, तो हमें इस क्वेश्चन को SHM की जगह काइनेमेटिक्स क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लिया। आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को, आगे आने वाले दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।